और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ जो कि आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एनकाउंटर की ये खबर है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प की खबर है। थाना मंडी के बरूट गांव में इस झड़प की इत्तला आ रही है। लगातार तफसीलात पर नजर बनी हुई है। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी में एनकाउंटर की ये खबर है, सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प। थाना मंडी के बरूट गांव में ये झड़प। तो अहम खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां एनकाउंटर की खबर है, सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प की ये खबर है। थाना मंडी के बरूट गांव में झड़प की ये अहम खबर। मजीद तफसीलात पर लगातार नजर बनी हुई है। सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे शक्ति शर्मा का। शक्ति, आपसे इसके ताल्लुक से मजीद अपडेट चाहेंगे। जी, ये राजौरी के थाना मंडी के दोरामल और बहरोट का एरिया है और यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को जब सर्च के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो यहाँ पर इस एरिया में सर्च कर रही थी और सर्च के दौरान जब सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायर किया गया तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी फायरिंग की और अब जो है वहाँ पर इनकाउंटर जो है वो चल रहा है। ऐसा बताया जाता है कि 4 जो है वो वहाँ पर मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, जिसको लेकर पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके में जो है वो घेराबंदी की हुई है। और इस वक्त जो है वो पूरा ये पहाड़ी इलाका है और ये पूंछ की बीजी के साथ जो है वो लगने वाला इलाका है। और ऐसा माना जाता है कि इन्फिल्ट्रेशन जो कुछ रोज पहले हुई थी ये वो उसी में ही ये 4 मिलिटेंट जो है वो यहाँ आए होंगे और सिक्योरिटी फोर्सेस के घेरे में है ये 4 इस वक्त वहाँ पर जो है वो। शक्ति, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मकामी लोग जो वहाँ पर हैं, मकामी बाशिंदे, उनके लिए क्या कुछ सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त? जी, मकामी जो लोग हैं उनको ये सुबह से ही इतला दी गई है कि वो घरों के अंदर रहें और घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब सर्च शुरू किया था तो उसी वक्त जो है वो उन तमाम लोगों को अंदर रहने की सलाह दी गई थी और वो लोग तमाम लोग जो है वो घरों के अंदर हैं। ये एक पहाड़ी एरिया है और काफी दूर दराज एरिया है। यहाँ पर जो घर हैं वो भी दूर दराज एरिया में, वहीं पर दूर दूर घर हैं लोगों के और उन तमाम लोगों को ये सलाह देगी और तमाम लोग जो हैं वो घरों के अंदर हैं। सीआरपीएफ, पुलिस और आर्मी जो है वो इस इनकाउंटर में जो है वो वहाँ पर मौजूद है। जी शक्ति, तो लगातार इस अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी शक्ति जो कि बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में एनकाउंटर जो है वो जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच झड़प की ये खबर है। थाना मंडी के बरूट गांव में इस झड़प की खबर है। लगातार अहम खबर पर नज़र बनी हुई है। एक और अहम खबर आपको दे दें, अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले गुजरात में एक बड़ी सियासी हलचल देखी गई। चीफ मिनिस्टर यानी वज़ीर आला विजय रूपानी ने हफ्ते को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। विजय रूपानी पहली और दूसरी इनिंग को मिलाकर गुजरात में 5 साल तक इक़्तिदार में रहे। पिछले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने गुजरात में बहुत मुश्किल से कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद ये मामला किसी न किसी तरह 4 साल तक चलता रहा, लेकिन इलेक्शन के लिए 1 साल बाकी है। पार्टी यहाँ कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती। आज विजय रूपानी के मुतबादिल चेहरे के नाम पर मोहर लग सकती है। गुजरात में वजीर आला के ओहदे से विजय रूपानी के अचानक इस्तीफे के बाद रियासत में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस हवाले से आज बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग होगी। जरा के मुताबिक नितिन पटेल का नाम सीएम के ओहदे की दौड़ में सरे फहरिस्त है। वहीं वजीर आला के ओहदे की दौड़ में कई नाम सामने आए हैं, जिनमें मनसुख भाई मंडाविया भी शामिल हैं। मंडाविया इस वक्त मरकज में सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर हैं। वो गुजरात से बीजेपी के राज्यसभा रुकन हैं। 49 साला मनसुख मंडाविया तकरीबन 2 दहाइयों से सियासत में सरगर्म हैं। जराये के मुताबिक सीएम के ओहदे की दौड़ में नितिन पटेल का नाम सबसे आगे चल रहा है। नितिन पटेल 5 अगस्त 2016 को गुजरात के नायब वजीर आला बने। बता दें कि नितिन पटेल को साल 2001 में गुजरात हुकूमत में वजीर खजाना बनाया गया था। नितिन पटेल 6 बार एमएलए रहे हैं और 3 दहाइयों पर मुहित उनका सियासी तजुर्बा है। 1990 में पहली बार वो गुजरात कानून साज असेंबली से एमएलए बने। नितिन पटेल का ताल्लुक शुमाली गुजरात से है। वहीं विजय रूपानी की बात की जाए तो वो गुजरात के 16वें वजीर आला बने।
उन्होंने 7 अगस्त 2016 को बतौर वजीर आला हलफ लिया और गुजरात की कमान अपने हाथ में ली। बता दें कि रूपानी मगरबी राजकोट से एमएलए हैं। वो 2006 से 2012 तक राज्यसभा के रुकन रहे हैं। रूपानी नवंबर 2014 में वजीर ट्रांसपोर्ट थे। इसके अलावा वो गुजरात बीजेपी के रियासती सदर भी रहे हैं। 1987 में पहली बार वो राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काउंसलर मुंतखब हुए। इसके अलावा वो 1996 में राजकोट के मेयर बने। रूपानी एबीवीपी और आरएसएस से वाबस्ता रहे हैं। साल 2014 में रूपानी राजकोट वेस्ट से एमएलए बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। गुजरात बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग में दिल्ली में बीजेपी के मरकजी मुबस्सिरीन भी शामिल रहेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर गुजरात के अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि दोपहर 3 बजे तक गुजरात को नया वज़ीर आला मिल जाएगा। आप सबके ध्यान में है कि मुख्यमंत्री रूपानी जी के इस्तीफे के पश्चात कौन मुख्यमंत्री बने, ये विषय हम सबके सामने है। मुझे और हमारे पार्टी के महामंत्री आदरणीय तरुण चुग जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ भेजा है। अभी हम यहाँ आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष जी और बाकी सभी वरिष्ठ लोगों से चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद क्या विधि तय होगी और कैसे आगे मूव करेंगे तो इसके पश्चात आपको बताएंगे। देखिए, जिस भाजपा ने विकास की खाई थी कसम, वह बार बार मुख्यमंत्री बदल के छुपा रही अपनी नाकामियों का गम। पहले उत्तराखंड, अब कर्नाटक, अब गुजरात। भाजपा ने मुख्यमंत्री पद को एक गुड्डे गुड्डी का खेल बना दिया है जो बदल दो। भाजपा सरकार ये मुख्यमंत्री बदलो खेल खेल के जो पूरी तरह फेल हो चुकी है उस बात पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। सत्य तो ये है कि 2C केओस और कन्फ्यूजन भाजपा का गवर्नेंस का फॉर्मूला है। गुजरात मुख्यमंत्री का बदलना भाजपा की विफलता का जीता जागता सबूत है। इस बात का प्रमाण है कि भाजपा के शासनकाल केवल और केवल लाल लकीरों से भरा हुआ है। पर भाजपा को ये भूलना नहीं जानता कि नेम प्लेट बदल के, मुख्यमंत्री की नेम प्लेट बदलने से भाजपा के गुनाहों की स्लेट साफ नहीं होने वाली। और इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, शिवसेना की तरफ से यूपी इंतखाबात को लेकर अहम ऐलान किया गया है। यूपी में चुनाव लड़ने का शिवसेना ने ऐलान किया है। सबसे अहम कि तमाम 403 सीटों पर पार्टी ये चुनाव लड़ेगी। तो जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि यूपी में इंतखाबात को लेकर तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। तमाम सियासी पार्टियां अब जोर शोर से जुट गई हैं। इसी कड़ी में एक और नाम शिवसेना का है, जिसने तमाम 403 सीटों पर पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ लखनऊ से मौजूद है हमारे साथी तारिक कमर। तारिक, यूपी में जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, हम लगातार देख रहे हैं कि इंतखाबात को लेकर तमाम सियासी पार्टियों की कवायद भी जारी है। अब इसी कड़ी में एक नाम शिवसेना का भी है। हाँ हिना, देखिए ये बहुत अहम पेशरफ्त है और हम चाहे वो शिवसेना हो या इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो या पीस पार्टी हो, उलमा काउंसिल हो, ये जो जमातें हैं ये कहीं ना कहीं बहुत अहम किरदार इस हवाले से अदा करती हैं इलेक्शन में कि ये भले ही अपना आप कोई नशिस्त हासिल करें न करें, लेकिन पूरी इक्वेशन को बिगाड़ देती हैं। और जो बड़ी जमातें हैं उनका जो मंजरनामा है वो इनसे खौफजदा भी रहती हैं और कोशिशें भी करती हैं कि वो कहीं ना कहीं इनकी शमूलियत हो जाए या कोई ऐसी मुफाहमत हो जाए जिसकी बुनियाद पर ये वोट बैंक की तकसीम न हो सके। लेकिन हम ये देखते हैं कि शिवसेना का ये जो ऐलान है ये अपने आप में एक बहुत अहम ऐलान है और बिलखुसूस मगरबी उत्तर प्रदेश के और मशरक़ी उत्तर प्रदेश के कुछ हल्के ऐसे ज़रूर हैं जहाँ पर शिवसेना का असर है। तो अगर ये तमाम ऐलानात कहीं ना कहीं
हकीकत का जामा पहनते हैं, कहीं ना कहीं उम्मीदवार उतारने के लिए तैयारियां शुरू हो जाती है, तो बड़ा खतरा हो जाएगा उन जमातों के लिए जो अब तक खुद को इख्तिदार का दावेदार तस्वुर कर रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो, बीएसपी हो, समाजवादी हो या कांग्रेस हो। ये बड़ी जमातें हैं और इन तमाम जमातों ने अपनी दावेदारी कर रखी है कि इस मरतबा इलेक्शन में वही इख्तिदार में पहुंचेगी। लेकिन ये शिवसेना का ऐलान अपने आप में चौंकाने वाला भी है। और अब जी तारिक कमर, बिल्कुल आपने सही कहा कि चौंकाने वाला, इसलिए भी हम इसको मानेंगे। आपको भी याद होगा कि कुछ अरसा पहले यही शिवसेना थी, यही शिवसेना के कार्यकर्ता होते थे जो कि महाराष्ट्र में यूपी से आए लोगों को कहीं ना कहीं तशद्दुद का निशाना बनाते थे। अब यही शिवसेना उत्तर प्रदेश में, यूपी में चुनाव लड़ने के लिए जब उतरी है, तो क्या वो अपना माजी भूल जाएगी? बहुत अहम सवाल है आपका। देखिए, जहाँ तक किसी भी पार्टी के नजरियात की बात होती है तो वो पार्टी अपने मौकिफ पर कायम रहती है, उसकी तर्जुमानी करती है। और शिवसेना को खूब मालूम है कि उसे उत्तर प्रदेश में किन बुनियादों पर इलेक्शन लड़ना होगा, किन पार्टियों की मफाहमत का ऐलान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका अपना एक मखसूस हल्का है। लेकिन वो हल्का जब कारगर साबित होता है तो कहीं ना कहीं इलेक्शन की पूरी इक्वेशन को तब्दील करने की अहलियत जरूर रखता है ही ना। तो ये अपने आप में बहुत अहम पेशरफ्त है। और अब देखते हैं कि ये पेशरफ्त दूसरी सियासी जमातों को, समाजी तंजीमों को किस हद तक मुश्तिल या किस हद तक अपने आप सोचने पर मजबूर करती है, क्या कुछ इक़दाम करने पर मजबूर करती है। तो ये अब बड़ी पेशरफ्त है। तो बहरहाल मंजरनामा जो है उत्तर प्रदेश के सियासी इंतखाबात का काफ़ी दिलचस्प होने वाला है और लगातार इससे मुताल्लिक तमाम तर अपडेट जो है वो हम अपने नाजरीन को दे रहे हैं, देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारिक कमर तमाम तर तफसीलात के लिए। यहाँ पर रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नाज़रीन, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि आज का दिन गुजरात के लिए काफ़ी अहम रहने वाला है। आपको बताएं कि अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले ही गुजरात में कल एक बड़ी सियासी हलचल देखी गई। वज़ीर आला विजय रूपानी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और आज का दिन वहां पर काफ़ी अहम रहने वाला है। सीधे रुख करेंगे हमारी साथी विभू पटेल का। विभू, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कल से लेके आज तक गुजरात पर सभी की नजरें लगी हुई हैं और आज का दिन खासतौर पर गुजरात की सियासत के लिए, वहां की पॉलिटिक्स के लिए बेहद अहम रहने वाला है। जी हिना, आज गुजरात के लिए अहम दिन इसलिए है कि अगले सीएम कौन, क्योंकि सीएम का नाम डिक्लेयर होने वाला है। तो आज विधायक दल की बैठक भी मिलने वाली है। वो विधायक दल की जो बैठक में केंद्रीय मिनिस्टर है वो भी उपस्थित रहने वाले हैं। नरेंद्र सिंह तोमर अहमदाबाद पहुंच गए हैं, तरुण चुग भी यहां पहुंच गए हैं और प्रहलाद जोशी है वो पहुंचने वाले हैं। उसका स्वागत करने के लिए अहमदाबाद में अभी सुरक्षा व्यवस्था भी लगा दी है। और जो आज अमित शाह भी अहमदाबाद आने वाले हैं, ऐसा कुछ सूत्रों से जानकारी मिली है। वो भी विधायक दल की जो बैठक है उसमें उपस्थित रहेंगे और चर्चाएं करेंगे कि अगले सीएम कौन, क्योंकि यहाँ ज्ञातीय समीकरण भी बहुत अहम रहेगा। क्योंकि हमारी जो असेंबली इलेक्शन है वो भी आने वाले हैं, इसलिए थोड़ी ज्यादा चर्चा होगी। उसी के बाद तय होगा कि अगले सीएम कौन होंगे, कि कौन सी ज्ञाति में से सीएम आएंगे और डेप्यूटी सीएम कौन रहेगा। पूरा मंत्रिमंडल का जो मंत्रिमंडल होगा उसमें भी कौन रहेगा, उसी की चर्चा के बाद आज नाम डिक्लेयर होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद एयरपोर्ट है, वहाँ हिलचाल भी ज्यादा हो रही है और आने वाले जो प्रहलाद जोशी है वो आने की वेट कर रहे हैं। तो उसका स्वागत होगा, बाद में वो भी मीटिंग में। विभू, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स को, वहां की सियासत को आपने काफी करीब से देखा है, क्या ये किसी तरह के डैमेज कंट्रोल की कवायद है या फिर जो आने वाला इलेक्शन है उसको देखते हुए इस तरह के जो तब्दीलियां हैं, चेंजेस?
बिल्कुल, क्योंकि यहाँ जो आने वाला इलेक्शन है उसी की तरह डैमेज कंट्रोल भी करना होगा, क्योंकि अभी कोरोना में भी कहीं ऐसी सिचुएशन बनी थी दूसरी लहर में कि जो सरकार की नेगेटिव पॉइंट चला गया था। बाद में जो अभी रंगनाथी समीकरण है तो यहाँ पाटीदार का वर्चस्व है, तो पाटीदार सीएम ही आए ऐसा सब लोगों का मानना है। समाज का जो मांग थी कि पाटीदार अगले सीएम पाटीदार होना चाहिए, तो ये सारी बातें यहाँ चर्चा होगी। तो ओबीसी भी उसका जो टारगेट दिया है 150 प्लस का जो टारगेट दिया है 2022 का जो टारगेट है असेंबली इलेक्शन का वो 152 से ऊपर है। तो सारी ज्ञातियों के साथ में लेकर ये चर्चा होगी कि कौन अगले सीएम होगा, क्योंकि उसी के आधार पे जो इलेक्शन का जो टारगेट दिया है वो बनेगा। विभू, आपसे ये भी जानना चाहेंगे बहुत जल्दी कि कब तक वहां पर तमाम अहम लोगों के पहुंचने की खबर है, कब इस मीटिंग की शुरुआत होगी, इस ताल्लुक से कोई जानकारी? इना जो विधायक दल की बैठक है वो कमलम में है, जो बीजेपी ऑफिस है वहाँ पे बैठक मिलेगी। वो बैठक 2 बजे वहाँ सभी विधायकों को पहुँचने की सूचना दी गई है और 3 बजे ये बैठक की शुरुआत हो जाएगी। उसमें चर्चा होगी, नाम की डिक्लेरेशन भी वहाँ पे होगी। तो लगता है कि 3 से 4 तक में तो अगले सीएम कौन होगा उसी का नाम की डिक्लेरेशन हो जाएगी। जी विभू पटेल, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और लगातार गुजरात की सियासत पर हमारी भी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कश्मीरी अदब का एक चमकता सितारा डूब गया। अदीब, शायर और स्कॉलर डॉक्टर अजीज हाजनी का इंतकाल हो गया। कश्मीरी अदब में गम की लहर है। अजीज हाजनी को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। मराज अदबी संगम की जानिब से भी गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया गया। डॉक्टर अजीज हाजनी एक बेहद अच्छे शायर, कलमकार और मुहक्किक थे। कश्मीरी ज़बान के तई उनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश है। वहीं डॉक्टर अजीज हाजनी जम्मू कश्मीर के अजीम कल्चरल एक्टिविस्ट थे। जम्मू कश्मीर के तहजीब व तमद्दुन को फ़रोग़ देने में उनका बेहद अहम रोल रहा है। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह हैं? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों को जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फ़ोन पर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है। आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिससे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने सवाल को व्हाट्सएप करें और अपनी ज़रूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753।